कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। या हम लोग इंटीजर पढ़ रहे थे और इंटीजर की ज़रूरत यानी पूर्णांकों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में आपको हम ये बता रहे थे। तो अब आज हम लोग उससे थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करेंगे कि और चीज़ें देखेंगे कि कैसे कैसे पूर्णांकों की और ज़रूरत पड़ी। कुछ और उदाहरण लेंगे, उन उदाहरणों से सीखेंगे तो जिसके थ्रू हम लोग मैथ को डेली लाइफ में रिलेट कर सकें। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जो मैथमेटिक्स होता है वो डेली लाइफ में कोई यूज नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे चलेंगे तो चीज़ों को डेली लाइफ से भी रिलेट करते हुए चलेंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि पूर्णांकों को हम लोग किस तरीके से डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि राम प्रसाद एक आदमी है और वो दुकानदार है। राम प्रसाद दुकानदार किसी दिन की बिक्री मतलब जब वस्तु को बेचा जाता है ना तो वही बिक्री होती है। किसी दिन की बिक्री से लाभ यानी कि प्रॉफिट तथा हानि मतलब लॉस निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। तो बिक्री की वस्तु मैंने यहाँ लिख ली है, यहाँ लाभ कितने का हुआ और यहाँ पर हानि कितने की हुई है। तो सबसे पहले राम प्रसाद जी सरसों का तेल जो है उस पर उन्हें 350 रुपए का लाभ हुआ है। मूंगफली का जो तेल है उसमें उनको 120 रुपए की हानि हुई है और काली मिर्च में उनको 225 रुपए का लाभ हुआ है। इसी प्रकार आप लोग देखिए हल्दी में उन लोगों को 225 रुपए का लाभ हुआ है। किसको? राम प्रसाद जी को। इसी तरीके से आटा में उनको जो है 425 रुपए की हानि हुई है। हानि मतलब घाटा भी कहते हैं। चावल में उनको 321 रुपए का लाभ यानी प्रॉफिट यानी कि फायदा हुआ है। तो लाभ तथा हानि को हमको चिन्ह सहित प्रदर्शित करना है। देखिए दैनिक जीवन में जो भी कार्य हमारे हित में होता है, कभी भी जो भी कार्य हमारे हित में होता है उसको हम लोग धनात्मक यानी पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? आपने अक्सर सुना होगा ना कि हमेशा पॉजिटिव वे में सोचो यानी कि अच्छा सोचो। तो अच्छे के लिए हम लोग प्लस का साइन कर देते हैं। भाई अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे धनात्मक का चिन्ह क्या होता है? आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए उसका नाम पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव या धनात्मक। तो आपको यहाँ पर इसको लाभ और हानि को आपको किससे चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो लाभ को आप धनात्मक मान लेंगे यानी पॉजिटिव मान लेंगे और हानि को आप ऋणात्मक मान लेंगे यानी कि निगेटिव नंबर्स मान लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले सरसों के तेल में 350 रुपए का लाभ हुआ है। तो सरसों के तेल में आप लोग प्लस 350 लिखेंगे। आप ये प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाते तो वो प्लस ही माना जाता है, क्योंकि प्लस का चिन्ह आप चाहे लगाएं चाहे न लगाएं वहां पर वो ऑटोमेटिक प्लस माना जाता है। इसी तरह से मूंगफली का जो तेल है आपको वो हानि हुई है कितने रुपए की? 120 रुपए की, इसलिए मैंने यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाया। इसी तरह काली मिर्च में जो है उनको काली मिर्च में जो है लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है भैया? 225 रुपए का, इसलिए कौन सा चिन्ह आया? धनात्मक चिन्ह आया। इसी तरीके से हल्दी में भी 225 रुपए का लाभ हुआ, इसलिए धनात्मक चिन्ह आया। और आटा में क्या हुआ? आटा में लाभ नहीं हुआ, हानि हुई, इसलिए आपको कितने रुपए किसका चिन्ह लगाया? माइनस का चिन्ह लगाया और 425 रुपए की हानि हुई। इसी तरीके से चावल में 321 रुपए का लाभ हुआ। देखिए आपको ये तालिका देखने की जरूरत नहीं है, आप मत इसको देखकर ये बता सकते हैं कि आपको लाभ हुआ है कि हानि। प्लस आपको ये देखना है कि धन का चिन्ह लगा है तो लाभ और ऋण का चिन्ह लगा है तो हानि। तो अब हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से कभी भी हमको ज़िंदगी में जब भी लाभ होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव यानी प्लस से प्रदर्शित करते हैं और जब हानि होती है तो उसको ऋणात्मक यानी कि माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हुई कि जब भी कोई काम हमारे हित में होगा या हमारे फेवर में होगा तो उसको हम लोग धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और जब भी कोई चीज़ हमारे हित में नहीं होगी तो उसको हम लोग ऋणात्मक से प्रदर्शित करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे अगर आप गर्मी और ठंडी में ले लें तो कुछ लोगों को गर्मी अच्छी लगती है तो वो ज़रूरी नहीं आपके हित में हो, अगले के हित में तो नहीं हो सकती लेकिन किसी के तो हित में है। और कभी ठंडी होती है, लेकिन जो वैज्ञानिकों द्वारा या जो मैथमेटिशियनों द्वारा जो मानक तय किया गया है, यहाँ पर हम लोग गर्मी को प्लस से प्रदर्शित करते हैं और ठंडी को जो है ऋण से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे हम लोग पूर्णांकों की जो संकल्पना है या इसका जो वो है हम लोग इसको कैसे डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए निम्नांकित तालिका में देश के 5 स्थानों में किसी समय तापक्रम अंकित है। तो तापक्रम है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। कहाँ का टेम्परेचर है भैया? सियाचिन ग्लेशियर का। ठीक है, 0 से 30 डिग्री ऊपर ये कहाँ का टेम्परेचर? इलाहाबाद। अभी तो फिलहाल बुक में इलाहाबाद था, रिसेंटली इसका नाम प्रयागराज हो गया, तो मैं यहाँ पर भी मैं प्रयागराज ही कर देता हूँ।
प्रयागराज का टेम्परेचर है। और 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर शिमला का टेम्परेचर है और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे श्रीनगर का टेम्परेचर है। तो इसको हम लोगों को चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना है। तो देखिए 0 डिग्री से ऊपर के तापक्रम को हम लोग धनात्मक मान लेंगे और 0 डिग्री से नीचे तापक्रम को हम लोग ऋणात्मक मान लेंगे। तो तापक्रम को हमको चिन्ह सहित प्रदर्शित करना है। देखिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर नोट कर लिया है और यहाँ पर मैंने स्थानों के नाम भी लिख दिए हैं। अब इसको आइए नोट करते हैं। तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, कहाँ का भैया टेम्परेचर? सियाचिन का। तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे आएंगे तो ऋण मिलेगा। तो यहाँ पर ऋण 10 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस, माइनस क्या बता रहा है भैया? यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सियाचिन वगैरह में, ठीक है। और जितना ज़्यादा ऋण होगा उतना ज़्यादा ठंड पड़ेगी और जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना ही ज़्यादा आपका गर्मी पड़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो प्रयागराज का जो टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यहाँ पर भी प्रयागराज होना चाहिए, वो अंडरस्टूड ही है। तो 30 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर करेंगे टेम्परेचर तो यहाँ पर +30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर किया। तो भैया यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जिस समय भी यहाँ का टेम्परेचर या तापमान नोट किया गया था उस समय यहाँ पर गर्मी थी, ठीक है। अब देखिए 0 से 10 डिग्री ऊपर कहाँ का टेम्परेचर है? शिमला का। तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यहाँ से तीर के निशान को हम लोग 10 डिग्री तक कहाँ? शिमला तक ले गए, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए 0 से 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर कहाँ का टेम्परेचर? दिल्ली का। तो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो 35 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आएगा? 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो सर मैंने यहाँ नीचे कर दिया, नीचे नहीं होगा क्योंकि ऊपर है ना। तो 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो 35 जो होगा वो 30 और 40 के बीच होगा। तो ये यहाँ से लेकर कहाँ का टेम्परेचर है? ये 0 से 35 डिग्री ऊपर दिल्ली का टेम्परेचर, 35 डिग्री ऊपर। तो कहाँ तक ले जाएंगे? दिल्ली तक। तो ये -35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे कहाँ का टेम्परेचर है? श्रीनगर का। तो 5 डिग्री नीचे अगर आएंगे तो ये 0 और -10 के एकदम बीचों बीच पड़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ पर इसको लोकेट करेंगे? -5 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के सामने। तो इस तरीके से आप ताप में भी समझ गए किस तरीके से धन को प्रदर्शित करते हैं और किस तरीके से ऋण को, मतलब जब भी गर्मी पड़े तो धन और ठंडी पड़े तो ऋण। इस प्रकार सियाचिन ग्लेशियर वगैरह का टेम्परेचर हम देखें कि किस तरीके से निगेटिव लेने की वहाँ ज़रूरत पड़ी, माइनस लेने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड था और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी उतना ज़्यादा हम लोग उसको प्लस में लेते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दिशा से रिलेटेड देखेंगे कि दिशा से हम लोग रिलेटेड देखेंगे कि किस प्रकार से ऋण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी दिशाएँ भैया? पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, मतलब पूर्व और पश्चिम ले लेंगे, उत्तर और दक्षिण ले लेंगे। तो अगर आप देखे होंगे मैप वगैरह में तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ यानी उत्तर को हमेशा ऊपर लिया जाता है और ईस्ट इधर साइड, वेस्ट इधर साइड और साउथ इधर। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ, यानी उत्तर का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण, और ईस्ट यानी पूर्व का अपोजिट हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग चित्र को तो ध्यान से आप देख लीजिए किस तरीके से आप दिशा का निरूपण करेंगे। और पूर्व की विपरीत दिशा हम लोग पश्चिम मानेंगे, क्योंकि ये पूर्व है और पूर्व के जस्ट विपरीत क्या है? पश्चिम। और उत्तर की जो विपरीत दिशा है हम लोग दक्षिण मानेंगे। कहने का ये आशय है कि जो हम लोग पूर्व की दिशा को धनात्मक मानेंगे और यहाँ पश्चिम की दिशा को ऋणात्मक मानेंगे, उत्तर की दिशा को धनात्मक मानेंगे और दक्षिण की दिशा को ऋणात्मक मानेंगे, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं जो कि बहुत ही सरल है। क्वेश्चन है निम्नांकित की विपरीत दिशा क्या है? 3 मात्रक पूर्व, 3 मात्रक पूर्व। अगर 3 मात्रक पूर्व कोई चीज गई है, यानी कि 1 2 3 मात्रक पूर्व, तो इसकी विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? इसकी विपरीत दिशा हो जाएगी 3 मात्रक पश्चिम। कहने का ये मतलब अगर ये 3 मात्रक पूर्व है तो ये +3 होगा, धन 3, और ये 3 मात्रक पश्चिम है तो ये ऋण 3 होगा। क्यों? पूर्व की जो है विपरीत दिशा क्या है? पश्चिम है। इसी तरीके से 8 मात्रक पश्चिम,
पश्चिम में पहले से, पश्चिम कहाँ है यहाँ पर, तो ये 8 मात्रक ऋण में होगा। तो इसकी विपरीत, अगर पूर्व का विपरीत पश्चिम है तो पश्चिम का विपरीत पूर्व होगा, तो ये हो जाएगा 8 मात्रक, 8 मात्रक पूर्व, 8 मात्रक पूर्व हो जाएगा ये। इसी तरीके से 2 मात्रक दक्षिण, तो ये 2 मात्रक दक्षिण है, तो ये 2 मात्रक क्या हो जाएगा, 2 मात्रक उत्तर। उत्तर को हम लोग प्लस माने हैं, तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ +2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ आप -2 लिख सकते हैं, ये ठीक है। बाकी आप तो खैर समझ ही रहे होंगे। 7 मात्रक उत्तर, अगर 7 मात्रक उत्तर है तो इसको हम लोग 7 मात्रक दक्षिण कर सकते हैं, 7 मात्रक दक्षिण। इसी तरीके से देखिए 9 मात्रक दक्षिण है, तो हम इसको 9 मात्रक उत्तर कर सकते हैं, 9 मात्रक उत्तर। तो आपको दिशा से रिलेटेड भी जो है चिन्हों का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि अगर वो कोई इंसान जितना भी पूर्व जाएगा वो उतना ही धनात्मक, और कोई इंसान जितना पश्चिम जाएगा वो उतना ही ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि पूर्व का विपरीत यहाँ पश्चिम है और उत्तर का जो विपरीत है यहाँ पर दक्षिण है, ठीक है। अब देखिए कुछ, अब यहाँ से आपका जो पूर्णांकों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी नंबर्स निकल कर आएंगे। आपने दैनिक जीवन में देखा कि किस तरीके से जो है पूर्णांकों का प्रयोग हुआ, कैसे। अब हम लोग जो है संख्याओं का जो है जनन करेंगे, मतलब संख्याओं को निकालेंगे। देखिए जैसे अगर आप समझें तो हम देखते हैं कि 1 के संगत ऋण 1, 1 के संगत ऋण 1, कहने का आशय क्या है, अगर 1 रुपये कोई धनवान है तो ऋण 1 क्या बताएगा कि 1 रुपये कर्जदार है, और वो ऐसा कर्जदार है इस प्रकार बनाते हैं कि देखिए संख्या बन रही है 1 के संगत ऋण 1, इस प्रकार बनाते हैं कि 1 और ऋण 1 को जोड़ें तो 0 हो जाएगा। भाई आप किए होंगे प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया 0। अगर नहीं जानते तो मैं आगे आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा। इसलिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, ऋण 1 या -1। इसी प्रकार 2 के संगत ऋण 2 या नेगेटिव -2, इस प्रकार बनाते हैं कि 2 के जो होगा ऋण 2 विपरीत होगा। कैसे, आप 2 और ऋण 2 को भी जोड़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी प्राकृतिक संख्या में अनंत संख्याएं हैं। तो अनंत संख्याओं में आप अनंत ऋण संख्याएं भी बना सकते हैं। तो जब अनंत प्राकृतिक संख्या और अनंत ऋण संख्या ले लेते हैं और 0 जब ले लेते हैं तब हमारी नई संख्या बनती है जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो अनंत प्राकृतिक यानी धन संख्या थी हमारे पास, और इस प्रकार नई संख्या हमारी बनी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। देखिए यही कॉन्सेप्ट है कि कैसे बिल्ड हुआ कि जब आपका 2 रुपये कोई चीज धनवान था तो कर्जदार बताने के लिए हमने ऋण सिंबल का प्रयोग किया, या यूँ कह लीजिए कि विपरीत दिशा बताने के लिए हमने ऋण का प्रयोग किया। अगर आपको किसी को समझाना हो तो आप आराम से उसको समझा सकते हैं कि ऋण का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये एक ऋण पूर्णांक बना। तो अब हमारी देखिए 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ये बात हम लोग आगे बात करेंगे। बहरहाल थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ प्लस में है और माइनस में है तो अगर वो कैंसिल हो गई तो ना वो प्लस में रहेगी और ना ही माइनस में रहेगी, ठीक है। तो एक संख्याएं क्या बनी, 0 बनी, 1 बनी, 1 के संगत ऋण 1, 2 के संगत ऋण 2, 3 के संगत ऋण 3, यानी +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस प्रकार की आपकी नई संख्याएं बनी और इन्हीं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा आप निगेटिव रहेंगे यानी जितना ज़्यादा आप ऋण रहेंगे उतने ही ज़्यादा आप कर्जदार रहेंगे, भाई उतना ही आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। ये जितना ज़्यादा कर्जा रहता है उतना इंसान का दिमाग रहता है ना कैसे कर्जा लौटाएं, नहीं तो कोई टोक देगा तो बड़ा खराब रहता है। तो जितना ज़्यादा आप ऋणी रहेंगे उतने ज़्यादा आप माइनस में रहेंगे, तो जितना ज़्यादा माइनस में रहेंगे उतने ज़्यादा आप ऋणी हैं। तो एक बात हमेशा जानिए कि जो छोटी संख्याएं होती हैं वो हमेशा बाएं ओर लिखी जाती हैं। किस ओर लिखी जाती है, बाएं। तो जितने भी ऋण नंबर थे हमने उसको बाएं ओर लिख दिया। क्यों? क्योंकि क्योंकि जितना बाएं आप आएंगे, जैसे अगर सपोज करिए -100 है, कोई 100 रुपये कर्जा लिया है तो 100 रुपये आपका यहाँ कहीं पर डिनोट होगा। मान लीजिए आप अनंत से चलते चले आएंगे और फिर कहीं कोई -1000 गिरेगा, तो ये बाएं तरफ जो है ना ये भाई साहब ज़्यादा कर्जदार हैं क्योंकि 1000 रुपया कर्जा लिया है।
तो जितनी भी आप बाएं आएंगे उतना ही आप कर्जदार होते जाएंगे, और जितना ही आप दाएं जाएंगे उतना ही आप धनवान होते जाएंगे। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो संख्या रेखा पर जो पूर्णांक संख्या या किसी भी संख्या रेखा पर, न केवल पूर्णांक संख्या पे, कि कोई संख्या जितनी भी माइनस में होती है वो उतना कर्जदार होती है, और जो होता है दाएं ओर की संख्याएं, किस ओर की संख्याएं, दाएं ओर की संख्याएं बाएं ओर की संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। यही रीजन है, क्योंकि आप लोगों को जो जितना ज़्यादा ऋण होगा हम लोग उसको उतना ही ज़्यादा बाएं की ओर लिखते हैं, क्योंकि आप ऐसे जाएंगे अगर 1 लाख जाएंगे तो आप और ज़्यादा ऋणी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस वाले जितने होते हैं इनको हम लोग धन पूर्णांक, और मतलब +1 +2 +3 +4 +5 ये सब धन पूर्णांक होते हैं, और जितना ज़्यादा जितने जो ऋण वाले होते हैं उनको हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 पूर्णांक निकल कर आए, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। जीरो जो होता है वो आपका ना तो धन होता है और ना ही ऋण। तो हम लोग पूर्णांक सीख गए कि पूर्णांक आखिरकार बना कैसे, इसकी संकल्पना कहाँ से आई, एक शुरू कहाँ से हुआ, जरूरत कैसे पड़ी, ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखे। अब हम लोग जो है सीखेंगे कि पूर्णांक एक्चुअल में किन संख्याओं से मिलकर बना है। मतलब पूर्णांक, अच्छा ये कहना गलत होगा एक तरीके से कि किस संख्याओं से मिलकर बना है। अगर आप देखें तो पूर्णांक कोई स्पेशल संख्या नहीं है, एक तरीके से कह भी सकते हैं स्पेशल है, लेकिन ज़्यादा स्पेशल संख्या नहीं है, बस पूर्ण संख्याओं का थोड़ा सा विस्तारित रूप है, थोड़ा सा उसी को बढ़ा दिया गया है, तो वही पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए आप ये जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, ऋण वाले पूरे इधर साइड लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं और धन वाले पूरे राइट साइड लिखे जाते हैं, बीच में जीरो रहता है। तो अगर आप पूर्णांक को बांटेंगे तो 2 पार्ट में उसका क्लासिफिकेशन होगा भाई। कौन कौन? पहला तो ये पूरा पार्ट आएगा जीरो के साथ वाला जो पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट जो है पूर्ण संख्याएं कहलाएगी, और इधर वाले जो पार्ट होंगे वो ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। जीरो के साथ जब आप पूर्णांक लेंगे ना तो उसको आप पूर्ण संख्या बोलेंगे, तो उसको आप धन पूर्णांक नहीं बोलेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो जब जीरो के साथ इसको लिए तो उसको हम पूरा पूर्ण संख्याएं बोल दिए। क्या बोल दिए? पूर्ण संख्या। और इसको यहाँ से तोड़कर यहाँ पर रख दिए, इसको यहाँ से तोड़कर यहाँ रख दिए, और ये ऋण वाला तोड़कर यहाँ रख दिए, तो इसका नाम पड़ा पूर्ण संख्याएं। पीछे तो आप पढ़ी हैं पूर्ण संख्याएं, और इसका नाम पड़ा ऋण पूर्णांक। तो ये हो गए आपके ऋण पूर्णांक, या जिसे इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए या अब इसका काम तो खत्म, ऋण पूर्णांक का काम खत्म। अब आप इसको और नहीं तोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर टूट सकता है। अभी जीरो को आप अलग कर लीजिए, शून्य अलग कर लीजिए, और इधर वाले को आप अलग कर लीजिए। तो ये जो होंगे इधर वाले जो होंगे वो धन पूर्णांक, याद कीजिए धन पूर्णांक, या इसको ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यही क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। तो ये बताने का ये आशय है कि आप कोई भी संख्या लीजिए, चाहे प्राकृतिक लीजिए और पूर्ण संख्या लीजिए, वो पूरी जो है पूर्णांक में सम्मिलित होती है, और वो पूर्णांक में ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन अगर पूर्णांक की बात हो गई, इसका मतलब उसमें प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं ऑटोमेटिक उसमें रहेंगी। हमको पीछे उन दोनों संख्याओं को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर बीच में जीरो रहता है, और इधर से धन 1 धन 2 धन 3 या +1 +2 +3 अनंत तक इधर जाएंगे, और ये सेम कॉन्सेप्ट ऋण में होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है उनको करके देखते हैं हम लोग। निम्नांकित पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक बताइए। भाई विपरीत पूर्णांक क्या होगा? अगर जितना जो प्लस में है उसका वो उतना ही माइनस में होना चाहिए, या जितना वो माइनस में उतना ही वो प्लस में होना चाहिए। तो चलिए देखिए, बहुत ही सरल है उत्तर इसका हम लोग निकालेंगे। +6 का विपरीत पूर्णांक, +6 का विपरीत पूर्णांक, विपरीत पूर्णांक क्या होगा भैया? +6 का विपरीत पूर्णांक होगा -6। और एक बात और ध्यान दीजिए, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे ना, इनका जब आप योगफल करेंगे या एडिशन निकालेंगे, तो ये हमेशा जीरो देगा। जीरो देगा ना भैया। एक प्लस वाला निकाल दिया और एक माइनस वाला निकाल देते हैं हम। ऋण 11 का विपरीत पूर्णांक, ऋण को माइनस ही बोलते हैं। आप अगर मैं ऋण बोलूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ऋण क्या है? माइनस ही है। ऋण 11 का विपरीत पूर्णांक, ऋण 11 का विपरीत पूर्णांक
या -11 या +11, ठीक है। अब इसको भी जब आप ऐड करेंगे ना तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये उतना ही माइनस है और वो उतना ही प्लस है। आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं ना, अगर सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो वो 0 हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। उसी तरीके से ये एक तरीके से ये मान लीजिए न्यूट्रल हो गया है। अगर आप इसको जोड़ नहीं आता मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना जानिए कि जितना प्लस हो और उतना ही माइनस हो तो वो चीज़ 0 हो जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए 6 कदम आप आगे गए और फिर 0 से आप चलना प्रारंभ किए, 5 कदम, मान लीजिए 6 नहीं, 5 कदम आप आगे गए, फिर 5 कदम आप पीछे चले गए। तो पहले आप आगे गए इसलिए प्लस, फिर आप पीछे ही आगे उतने कदम, फिर आप कहाँ पे पहुँच गए, 0 पे ही पहुँच गए। इसीलिए जितना प्लस रहेगा अगर उतना ही माइनस है तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद लगाइएगा, मेरे ख्याल से ये आ ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ से हम कुछ लेना चाह रहे थे इसलिए हम आपको ये बताए। इससे हमारा एक रिजल्ट निकल कर आता है जिसको निष्कर्ष कहते हैं कि देखिए रिजल्ट क्या निकल कर आया, प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत, मतलब प्रत्येक धन पूर्णांक के साथ, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है। हर एक धन पूर्णांक, 0 नहीं, 0 ना तो धन है और ना ही ऋण है, तो प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है। जैसे अगर +5 है तो इसके संगत क्या होगा, -5, +11 है तो इसके संगत क्या होगा, -11। इसी तरीके प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत ऋण पूर्णांक होता है और इनका योगफल 0 होता है। देखिए योगफल निकाला गया है ना 0, ना समझ में कैसे 0 होता है, तो यहाँ से आप इसे समझ लीजिए इसी वे में कि भाई अगर 5 कदम कोई आगे जाए फिर 5 कदम कोई पीछे आ जाए तो 0 तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए संख्या रेखा पर विपरीत पूर्णांकों के जोड़े बनेंगे। देखिए कुछ जैसे 1 का विपरीत पूर्णांक -1 का विपरीत पूर्णांक 1, या 1 का विपरीत पूर्णांक -1, इसी तरह -2 का 2, -3 का 3, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत पूर्णांक है। क्या है, विपरीत पूर्णांक। अब यहीं से आपका योगात्मक प्रतिलोम यानी योग के योगात्मक प्रतिलोम का जो है निर्माण होता है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए योगात्मक प्रतिलोम जिसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी पूर्णांक 1 के विपरीत, कोई भी पूर्णांक 1 के विपरीत -1 हो, कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए प्लस में चाहे वो माइनस में, तो 1 के विपरीत -1 को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम मतलब उसमें उतने ही जोड़ेंगे और वो 0 मिल जाएगा, मतलब उसका जस्ट अपोजिट जोड़ेंगे और 0 मिलेगा। 1 को 1 के विपरीत -1 को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे एक संख्या मान लीजिए 5 है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5। क्यों, क्योंकि अगर आप इस 5 में -5 को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। और इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछ ले -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है तो क्या होगा, -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 होगा। आप किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग पूर्णांकों की तुलना करेंगे और देखेंगे और सीखेंगे कि कौन सा पूर्णांक बड़ा होता है और कौन सा पूर्णांक छोटा होता है, ये चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या रेखा पर दाहिने ओर के पूर्णांक बाएं ओर के पूर्णांक से बड़ा होता है। तो भैया जो दाएं तरफ पड़ेगा ना जो पूर्णांक, हमेशा याद रखिए पूर्णांक संख्या रेखा बीच में 0, दाहिनी तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस, तो जो दाएं ओर की संख्या होती है वो बाएं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। सपोज करिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि -8 बड़ा है कि -6, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बीचों बीच 0 लीजिए और यहाँ से जब आप आएंगे ना बाएं तरफ तो -1 -2 पड़ेगा और फिर यहाँ कहीं -6 पड़ेगा और फिर यहाँ कहीं -8 पड़ेगा। तो भैया दाएं तरफ -8 है कि -6, हाँ बीच में -7 भी पड़ेगा। दाएं तरफ कौन है, -8 कि -6, तो अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो मेरा दाहिना ये है, तो दाएं तरफ -6 है, तो बड़ा कौन, -6। तो -2, चाहे आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं चाहे ऐसे प्रदर्शित कीजिए आपके ऊपर। तो अब देखिए कुछ नोट पॉइंट निकल कर आता है, इससे आपको बड़ा और छोटा पहचानने में आसानी होगी। लेकिन एक रूल तो हमेशा और हर संख्या में काम करेगा, अगर काल्पनिक संख्या छोड़ दिया जाए तो वास्तविक संख्या तक तो हमेशा काम करेगा कि जो दाएं तरफ की संख्याएं होती हैं वो बाएं तरफ की संख्याओं से हमेशा बड़ी होती हैं। तो देखिए कुछ नोट पॉइंट है। 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। 0 जो होता है वो प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। क्यों, जितने भी धन पूर्णांक है भाई 0 के दाएं तरफ ही तो पड़ते हैं ना, इसलिए 0 जो होता है सभी धन पूर्णांकों से छोटा होता है। और एक पॉइंट और है, 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक, तो जितने भी ऋण है वो 0 के बाएं ओर पड़ते हैं, इसलिए क्या होगा, 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है।
थोड़ा ये वाला पॉइंट पढ़िए, समझिए और पढ़िए, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से आपको समझाऊं। देखिए, बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। तो देखिए, पहली बात तो आप लोग ये जाने कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे उसी का विपरीत चिन्ह हो और उसको जोड़ें तो वो क्या हो कि वो जोड़े और वो 0 दे दे। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6, 7 का योगात्मक प्रतिलोम -7, इसी तरह -8 का योगात्मक प्रतिलोम 8। तो बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम, बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। तो बड़ा, देखिए 5 और 3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो बड़ा पूर्णांक इसमें कौन है, 5 है, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 और 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3। तो 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम है 3 के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा है। तो यानी कि क्या नियम निकला कि बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है, क्योंकि देखिए दोनों माइनस में हो गए ना, दोनों माइनस में हो गए। तो अब दाएं तरफ कौन पड़ेगा भैया, देखिए -1, -2, -3, तो क्या होगा, दाएं तरफ 3 पड़ेगा और यहाँ कहीं -5 पड़ेगा। तो बड़े पूर्णांक का जो योगात्मक प्रतिलोम है छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। इसी तरीके से -6 और -7 में अगर आप देखेंगे तो -6 का योगात्मक प्रतिलोम 6 और -7 का योगात्मक प्रतिलोम 7। तो बड़ा पूर्णांक यहाँ पर कौन था, -6, क्योंकि ये कम ऋणी है, या यूं कह लीजिए कि ये -6 जो होता है 7 से दाहिनी ओर पड़ता है। तो बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम 6 वो छोटा हो गया ना, -7 जो है छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से। या यूं समझ लीजिए कि जो भी आप बड़ा छोटा निकालते हैं और उसके योगात्मक प्रतिलोम में आप ये काम करेंगे बड़ा छोटा, तो चीज पलट जाएगी, चीज पलट जाएगी। जैसे यहाँ पर बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा हुआ, लेकिन यहाँ पर बड़ा पूर्णांक बड़ा है, ठीक है। तो आप जब भी बड़ा और छोटा निकालेंगे और उनके योगात्मक प्रतिलोम में बड़ा और छोटा निकालने का प्रयास करेंगे ना, तो चीज पलट जाएगी। जो बड़ा पूर्णांक होगा उसका योगात्मक प्रतिलोम छोटा हो जाएगा, जो छोटा पूर्णांक होगा उसका योगात्मक प्रतिलोम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है इस पर, पूर्णांक का निरपेक्ष मान। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूर्णांक संख्या रेखा पर, पूर्णांक संख्या रेखा पर चली गई दूरी, अब वो चाहे तो धनात्मक हो सकती है चाहे तो वो ऋणात्मक हो सकती है, का मान ही निरपेक्ष मान कहलाता है। मतलब निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ये कहती है कि आप चाहे प्लस में चलो चाहे माइनस में चलो भैया, उससे हमको मतलब नहीं है। हम तो बस ये डिसाइड करेंगे कि आप कितनी दूरी चल रहे हो, दिशा से हमसे मतलब नहीं है, चाहे आप दाईं तरफ चलो चाहे बाईं तरफ चलो। तो अगर आप कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 यानी कि 6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 6 होगा, -6 का निरपेक्ष मान और +6 का भी निरपेक्ष मान 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि उनको चिन्ह से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मान से मतलब है कि कितनी दूरी आप चले हैं। इसी तरीके से ये देखिए -8 का योगात्मक -8 का जो निरपेक्ष मान होगा वो भी 8 होगा, +8 का भी जो निरपेक्ष मान होगा वो भी 8 होगा। क्यों, क्योंकि उनको चिन्ह से मतलब नहीं है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू मान निकालते हैं कि टोटल आप कितना चले हैं, दिशा से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत या कुछ सुझाव देना हो, कुछ गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।